welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर कंप्लीट करके उसके नीट पीवाईक्यू सोल्व किए थे, बट वहां पे क्वांटम नंबर रह गया था, इसलिए हमने जेई मेंस के पीवाईक्यू यहाँ पे नहीं करवाए थे, क्योंकि जेई मेंस के पीवाईक्यू में हमने देखा क्वांटम नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो हमने सोचा क्वांटम नंबर को कंप्लीट करने के बाद ही पीवाईक्यू सोल्व करवाएंगे। तो क्वांटम नंबर हमने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में करवा दिया था। आज हम देखेंगे इसके पीवाईक्यू, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जेई मेंस के पीवाईक्यू। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन होगा द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें दे रखी है एनर्जी हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें निकालनी है एनर्जी वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+ आयंस की। देखो, यदि हम बात करें एनर्जी की, एनर्जी का फॉर्मूला होगा -k Z² / n²। एनर्जी हमारी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -k हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। Z यानी कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 का स्क्वायर 1, n फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें यानी कि n 1 होगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि k की वैल्यू आएगी 13.6। ये हमारे k की वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी बेरिलियम 3+ की, बेरिलियम 3+ की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट हमारा ग्राउंड स्टेट, सेकंड होगा हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि ऑर्बिट होगा सेकंड, इज इक्वल टू माइनस k की वैल्यू है 13.6, z कितना होगा बेरिलियम का 4 की स्क्वायर यानी कि 16, n होगा 2 और 2 का स्क्वायर 4 से 4 यानी कि 4 की 6 से करेंगे 24.4 की 312 टू 1415, ये आएगी हमारी वैल्यू एनर्जी की बेरिलियम में। बेरिलियम 3+ की सेकंड ऑर्बिट में यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम एनर्जी की बात करें तो वो आएगी हमारी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें लिखनी है नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू यानी कि 54, वैल्यू आई है माइनस यानी कि नेगेटिव में वैल्यू आई है, तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन। देखो, रेडियस की बात करें हम हीलियम प्लस आयन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट हमारा ग्राउंड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारे हो जाएगी यानी कि n इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट। इसका फॉर्मूला होगा हमारा रेडियस का a0 n² z, ठीक है, a0 n², n हमारे यहां होगा 2, सेकेंड ऑर्बिट की बात करें हम 2 की पावर 2 यानी कि 4, z होगा हमारा यहाँ पे हीलियम का z, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो गया, 2 से 2 पे यानी कि 2a0। हीलियम प्लस आयन की सेकेंड ऑर्बिट में जो रेडियस होगी वो होगी हमारी 2a0, ठीक है, 2a0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नीचे हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। अब हमें देखो, अच्छा ऑप्शन नहीं दिए, अच्छा मान लेना जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा होगा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर ट्रू। सेकंड ऑप्शन मान लेंगे हम स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा ट्रू, सेकंड होगी हमारी फॉल्स, थर्ड हम मान लेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड होगी ट्रू। फोर्थ ऑप्शन होगा
स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर फॉल्स। तो अब हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, ए स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व फॉर ए 2px से 2py में ट्रांजिशन शो करेगी। देखो जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, हमने हाइड्रोजन एटम की 5 स्पेक्ट्रल लाइन देखी थी, वहां पे क्या था, ट्रांजिशन हो रहा था, जैसे कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, या फिर एक्साइटेड से फर्स्ट एक्साइटेड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बट यहाँ पे हमें दिखा रखा है 2px से 2py में जाएगी, ये ट्रांजिशन हमें दिखा रखा है। बट हमें पता है जो p ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल, इसमें 3 सब सेल होंगी, px, py और pz। ये जो ऑर्बिटल होंगे हमारे px, py और pz, ये तीनों ऑर्बिटल हमारे डीजनरेट ऑर्बिटल होंगे। इनकी एनर्जी सेम होगी, सेम एनर्जी की होंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल होंगे, तो यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं होगी, यानी कि 2px से 2py में ट्रांजिशन नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड की बात करें, 2px एंड 2py आर डीजनरेट ऑर्बिटल, ये बिल्कुल सही है, ये दोनों हमारी डीजनरेट ऑर्बिटल होंगे सेम एनर्जी की वजह से। तो फर्स्ट हमारी फॉल्स और सेकंड हमारी ट्रू, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर, यानी कि हमें दी है वेवलेंथ 900 नैनोमीटर। Which spectral line of hydrogen atom is suitable for this? में स्पेक्ट्रल लाइन देखो, कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन होगी जो हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन एटम की कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे सुटेबल होगी। वेवलेंथ होती क्या है, यदि हम बात करें रेबर्ग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, रेबर्ग फॉर्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ पे, जो होगा 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी, यहाँ पे N1 और N2 की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या होगा, हमें लैम्डा दी है 1/900 नैनोमीटर में है, आर की वैल्यू दे रखी है हमें 10 की पावर 5 सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 10 की पावर -7, तो ये किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा नैनोमीटर। जेड हाइड्रोजन की बात करें हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे यदि ये इधर आएगा 10 की पावर 5, 9 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर +5 इज इक्वल टू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। यहां से हम ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारी क्या बची, देखो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो होगा हमारा 1/9 इज इक्वल टू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब देखो ये हमारी वैल्यू आई है 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब इसे हम देखो, शायद इसका ऑप्शन दिया मिलेगा हमें, ठीक है, यदि एक है 3 और इंफिनिटी। देखो मान लो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं हम, यदि n1 को हमने 3 मान लिया तो 3 की स्क्वायर 2 माइनस n2 को हमने मान लिया इंफिनिटी के स्क्वायर 1/9 माइनस 1/इंफिनिटी क्या होगा, 0 के इक्वल होगी, यानी कि ये वैल्यू तो हमारी 0 आ जाएगी, तो हमारी 1/9 के इक्वल आ गई 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, जो होगी इक्वल 1/9 के।
और हमें 1/9 के ही इक्वल लिखना था। ये ऑप्शन हमें दिए होंगे, यहाँ पे लिखना भूल गए शायद, तो आप देख लेना। ये होगा एक वैल्यू होगी यानी कि n1 की वैल्यू होगी 3 और n2 की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। ठीक है, सोल्व इस टाइप से करना, हमें समझ आ गया होगा आपको पैटर्न। हमें रेबर्ग फॉर्मूला यूज करके 1/λ इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। R की वैल्यू गिवन है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है। लैम्डा नैनोमीटर में हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। Z हमें पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से हम n1 और n2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को देख के n1 और n2 को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। हमें दो स्टेटमेंट दी है। अच्छा, ऑप्शन यहां भी नहीं लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं पहले। स्टेटमेंट फर्स्ट, ए प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, न्यू हमारी होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड वर्सेस एटॉमिक मास इज स्ट्रेट लाइन। देखो, जब हमने मोस्ले वर्क यानी कि मोस्ले लॉ के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे हमने देखा था ये जो हमारी वहां पे एक ग्राफ देखा था। एक तो देखो फ्रीक्वेंसी थी, वो थी हमारी a इंटू जेड माइनस बी, ए इंटू जेड माइनस बी स्क्वायर रूट में थी। अब जो a और b है ये होंगी हमारी कांस्टेंट वैल्यू और अंडर रूट v, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी z के एटॉमिक नंबर के। ठीक है, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो हम बात करें एटॉमिक नंबर के साथ इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो ये स्ट्रेट लाइन शो करेंगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो हमारा एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा। तो ये तो देगी हमें स्ट्रेट लाइन। बट हम बात करें एटॉमिक मास के साथ, एटॉमिक मास के साथ, एटॉमिक मास के साथ ये स्ट्रेट लाइन शो नहीं करेगी, ये कुछ इस टाइप से शो करेगी। ये हमने कॉन्सेप्ट मोस्ले वर्क देखा था, वहां पे क्लियर कर लिया था, इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होगी। देखो, इन्होंने कहा है अंडर रूट वी न्यू, हमारे क्या होगा एटॉमिक मास के साथ, यहाँ पे होगा जो स्क्वायर रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक मास बता रखे स्ट्रेट लाइन, बट ये क्या होगी स्ट्रेट लाइन नया होके कुछ इस टाइप से होगी। और सेकंड स्टेट में भी कह रहा है कि जो हमारी न्यू, अब यहाँ पे न्यू है ना कि स्क्वायर रूट ऑफ न्यू, न्यू होगी वो स्ट्रेट लाइन शो करेगा एटॉमिक नंबर के, बट न्यू नहीं करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू हमारी एटॉमिक नंबर के साथ स्ट्रेट लाइन शो करेगा। यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, बोथ आर रॉन्ग। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है तो मोस्टली वर्क में जाके, यानी कि जो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मोस्टली वर्क के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे ये कॉन्सेप्ट बताया था, वहां जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट होगी हमारी, फॉर ए गिवन सेल द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय n स्क्वायर। देखो, यदि हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा n स्क्वायर। ये बिल्कुल सही है, यदि हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होगा n स्क्वायर। स्टेटमेंट सेकंड, फॉर एनी सबसेल द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय 2 माइनस L2 प्लस L वैल्यू इंक्लूडिंग 0। देखो, किसी भी सबसेल की बात करेंगे हम, मान लीजिए हम NS सबसेल की बात करेंगे या फिर हम कहें 1S, यहाँ पे N होगा 1, हम बात करें L, S का L होगा 0। यदि हम बात करें 2P की, N होगा यहाँ पे 2L होगा हमारा 0 to n माइनस 1। या फिर हम बात करें P ऑर्बिटल का L होगा 1, यानी कि L इज इक्वल टू 1, ये तो होगा ही। अब यहाँ पे बात करें L होगा 0 to n माइनस 1, यानी कि 0 भी होगा और 1 भी होगा।
ठीक है। यदि हम बात करें 3D की, n यहाँ पे 3, यदि हम बात करें L की तो 0 to n minus 1 इज इक्वल टू 0 n minus 1 3 minus 1 यानी कि 2, तो 0 1 2, देखो 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है और 0 यहाँ भी है, तो -L 2 + L तक हम जाएंगे तो किसी भी सब सेल की बात करें उसके ओरिएंटेशन में 0 जरूर होगा, यानी कि L 0 जरूर होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाइड्रोजन एटम, हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, द ऑर्बिटल्स विद लोवेस्ट एनर्जी इज, हमें लोवेस्ट एनर्जी बतानी है, जो ये हमें ऑर्बिटल दे रखे हैं इनमें से लोवेस्ट एनर्जी किन ऑर्बिटल की है। देखो यदि हम बात करें मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की हम बात करें तो वहां पे जो लोवेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, लोवेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, वहां पे देखेंगे हम n + L की वैल्यू। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि किसकी सबसे कम होगी, वहां पे हम देखेंगे n + L वाला रूल, जहां पे n + L की वैल्यू कम होगी वो इसकी हमारी एनर्जी भी कम होगी। यदि दो ऑर्बिटल की सेम n + L वैल्यू है देन हम देखेंगे n की वैल्यू, अब n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। बट हम बात करें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ n देखेंगे, यानी कि हाइड्रोजन हमारा जो एटम होगा वो क्या होगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया हमारा, वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू देखेंगे, यानी कि n की वैल्यू जिसकी कम उसी की एनर्जी सबसे कम। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू देखेंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू होगी 4, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 3, यहाँ पे 3 3 और यहाँ पे होगी 4। तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू n की किधर है, 3p में, 3dx² - y² और 3z² में, यहाँ पे हमारी n की वैल्यू होगी 3, यानी कि ये जो L ऑर्बिटल हमारे 3px, 3dx² - y² और 3dz², ये तीनों ऑर्बिटल होंगे, इनकी एनर्जी सबसे कम होगी फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, यानी कि B, C और D, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर से ध्यान रखना है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल की एनर्जी देखनी हमें। जो हमारा हाइड्रोजन एटम होगा उसमें देखो जो एनर्जी होगी वो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हाइड्रोजन एटम की बात करें इस टाइप से होगी, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन एटम में हम सिर्फ n की वैल्यू देखेंगे, सिर्फ n की वैल्यू देखेंगे, यदि n इंक्रीज देन एनर्जी भी इंक्रीज। अब यहाँ पे हम बात करें n, दोनों की क्या है 2 और 2, यानी कि n की वैल्यू सेम है तो दोनों की एनर्जी भी सेम होगी फॉर हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। 3 की बात करें 3s, 3p, 3d में यहाँ पे n की वैल्यू 3, यानी कि सभी की वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है यदि n की तो एनर्जी भी उसकी इक्वल होगी, तो इनकी एनर्जी भी इक्वल होगी। बात करें हम इनमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि n की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसी की एनर्जी ज्यादा, तो ये होगा हमारा ऑर्डर इस टाइप से। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू डिफरेंट है तो जिसकी ज्यादा n की वैल्यू उसकी एनर्जी ज्यादा, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। बात करें हम नेक्स्ट की, अब देखो इनकी वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 2 यानी कि सेम, तो एनर्जी इनकी सेम होगी, इनकी एनर्जी भी सेम होगी। अब 3 वैल्यू n की ज्यादा होगी 2 से, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और 1 इसकी सबसे कम होगी, ये भी बिल्कुल सही है। बात करें हम नेक्स्ट की, 1s से ज्यादा होगी 2s की, ये बिल्कुल सही है।
बट यहाँ देखो 2s और 2p में n की वैल्यू 2 है, यानी कि दोनों की सेम है, तो एनर्जी दोनों की इक्वल होगी और यहाँ पे भी इक्वल होगी, तो ये हमारा गलत होगा ऑर्डर। यदि हम बात करें नेक्स्ट 1s से ज्यादा होगी 2s की, देखो सबसे पहले n की वैल्यू देखो 1 2 4 3, n की वैल्यू सभी की अलग है, यानी कि एनर्जी ऑर्डर इक्वल तो किसी का नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू 3d की कम है 4 से, अब 4 वैल्यू ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ऑर्डर हमारा इस टाइप से होना चाहिए था 3d 4s, यानी कि ये भी रॉन्ग होगा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, हमें करेक्ट आंसर बताने हैं, तो ए और बी ऑप्शन, यानी कि ए और बी हमारे बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट बताने, अच्छा नॉट करेक्ट बताने हैं, तो यानी कि सी और डी, यानी कि ये होगा सी और डी हमारा नॉट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इफ ए नॉट इज डिनोटेड एज द बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या निकालना है, देखो हमें निकालनी है वेवलेंथ। अब हम वेवलेंथ का हमें पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो हमारी वेवलेंथ होगी वो होगी h/mu, ये होगी, ठीक है। हमें दे के रखा है, हम पता है h होगी, वो होगी प्लैंक कांस्टेंट, हमें वैल्यू इसकी पता है। m और v ये हमें गिवन नहीं है, अब ये हमें गिवन नहीं है तो गिवन है क्या, गिवन हमारी है रेडियस a नोट। देखो यदि हम बात करें रेडियस हाइड्रोजन एटम की, वो भी सेकंड ऑर्बिट में, a नोट n² इज इक्वल टू a नोट n, n की वैल्यू होगी 2 की पावर 2 यानी कि 4, z हमारा हाइड्रोजन का 1, तो r होगी हमारी 4a नोट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे r तो है नहीं, यानी कि यहाँ पे रेडियस नहीं, यहाँ पे mv मास और क्या है फ्रीक्वेंसी है। अब देखो हम बात करें r की एंगुलर मोमेंटम, यदि हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। यदि हम इस mv को इधर लेके आए और 2π को इधर लेके आए तो हमारी होगी 2πr और n को नीचे लेके आएंगे अपॉन n इज इक्वल टू h/mv। अब ये आपको दिख रहा होगा h/mv और h/mv, यानी कि h/mv की वैल्यू ये भी रख सकते हैं हम। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू 2πr/n, ये हमने लिखा है h/mv की वैल्यू। अब देखो 2π r की वैल्यू है यहाँ पे 4a नोट अपॉन n, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगी हमारी लैम्डा की वैल्यू 8πa नोट अपॉन n, ये होगी हमारी वेवलेंथ 8πa नोट अपॉन n। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। देखो यदि हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विद आर्बिट्रेरी प्रिसीजन बोथ आर लीनियर मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। लीनियर मोमेंटम डेल पी, पोजीशन डेल एक्स, ये हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा था, वहां पे डिस्कस किया था कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ में हम एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक टाइम पे किसी एक को ही एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ यही कही हमें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। सेकंड की बात करें, इफ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, ये अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन हमारी डेल एक्स और ये होगी हमारी मोमेंटम डेल
p आर इक्वल, ये दोनों इक्वल दिए हैं, यानी कि स्टेटमेंट में डेल x इज इक्वल टू डेल p फॉर एन इलेक्ट्रॉन, देन द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डेल v की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट h अपॉन पाई इंटू 1/2 m, ये हमें दिया है। यानी कि देखो क्वेश्चन में क्या है वो समझो। स्टेटमेंट सेकंड में कहा है जो डेल x है वो इक्वल होगा हमारे डेल p के, और डेल v की वैल्यू है अंडर रूट h अपॉन पाई इंटू 1/2 m, ये हमारी डेल v की वैल्यू आएगी। यदि ये दोनों इक्वल है तो v की वैल्यू ये है। कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो डेल x इंटू डेल p ग्रेटर देन इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ये होगा हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब हमने कहा, इन्होंने कहा है सेकंड स्टेटमेंट में डेल x और डेल p इक्वल हैं, तो हमने डेल x को डेल p लिख दिया, डेल p इंटू डेल p, यानी कि डेल p का स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल p निकालेंगे यहाँ पे, यानी कि इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट h अपॉन 4 पाई। हमें पता है जो डेल p, हमें क्या देखनी है, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, डेल v की अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब हमें पता है जो डेल p है इसे हम लिख सकते हैं m डेल v इज इक्वल टू किसके होगा अंडर रूट h अपॉन 4 पाई। हमें कैलकुलेट करनी है डेल v इज इक्वल टू अंडर रूट h अपॉन पाई 2 का अंडर रूट सोल्व करेंगे तो होगा 12 जाएगा 2 और m इसके अपॉन में, यानी कि डेल v की वैल्यू होगी हमारी ये बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। तो यानी कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर ट्रू, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट, देखो हर क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना, हमसे करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, और मोस्टली क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही हमसे पूछा है, क्योंकि जल्दबाजी में हम करेक्ट वाले को सही मान के टिक कर देंगे, तो ये याद रखना इनकरेक्ट पूछा है। रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज 4 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ ए सेकंड ऑर्बिट। देखो रेडियस का फॉर्मूला होगा a नॉट n स्क्वायर अपॉन z, ये r1 है, इधर हम लिख देते हैं r2 a नॉट n स्क्वायर अपॉन z। हम बात करें हैं हाइड्रोजन एटम, यानी कि z हमारा 1 हो जाएगा, तो z को तो सोल्व करने की नीड है नहीं, हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ ऑर्बिट को, यानी कि n। फर्स्ट में बात करें है फोर्थ ऑर्बिट, यानी कि r इज इक्वल टू a नोट, ये हम ए ऑप्शन को सोल्व करें पहले। a नोट n की वैल्यू कितनी 4 की पावर 2 यानी कि 16। इधर हम बात करें r2 की, यहाँ पे है सेकेंड ऑर्बिट की बात, यानी कि a नोट 2 की पावर 2 4। देखो ये है 4a नोट, ये है 16a नोट, यानी कि ये इसके होगा 4 टाइम्स, बिल्कुल सही है, ये हमारे 4 टाइम्स लॉन्गर होगी। बात करें हम बी ऑप्शन की, बी ऑप्शन में क्या होगा, 8th ऑर्बिट की बात करा है, a नोट 8 की पावर 2 64, और यदि हम बात करें r2 की, a नोट यहाँ पे होगा 4th ऑर्बिट 4 की पावर 2 यानी कि 16, यानी कि 16a नोट, r1 होगा हमारा 64a नोट, ये इसके होगा 4 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स बोला है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। बात करें हम नेक्स्ट की, रेडियस ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट, देखो इसकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे हम, a नोट n की पावर 2 6 की पावर 2 यानी कि 36। बात करें हम इसकी फोर्थ ऑर्बिट की, r2 a नोट n की पावर 2 यानी कि 4 की पावर 2 16। अब देखो इन्होंने कहा है 4 टाइम्स, क्या होगा 4 टाइम्स। अब देखो 16 और 36,
16 और 36 क्या 4 टाइम्स होंगे? नहीं होगा, तो ये हमारी इनकरेक्ट होगी। नेक्स्ट की बात करें, थर्ड ऑर्बिट, थर्ड यानी कि R1 इज इक्वल टू ए नोट, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 9 a नोट। इसकी बात करें हम फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि R2 इज इक्वल टू ए नोट। अब ये देखो, ये इसके 9 टाइम्स ज्यादा है ना कि 4 टाइम्स, ये भी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, यानी कि सी और डी दोनों ही हमारे इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, सी और डी इनकरेक्ट होंगे, ए और बी हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 electrons in 2s and 2p orbital, the orbital angular momentum value, हमें यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इंटू L प्लस 1 H कट, या फिर हम लिख सकते हैं L इंटू L प्लस 1 H कट की वैल्यू होगी H अपॉन 2 पाई। L देखो, एक बार तो हमें दिया है एक ऑर्बिटल 2s जिसमें L की वैल्यू होगी 0, 2p यानी कि L की वैल्यू होगी 1। अब हमें दोनों की कैलकुलेट करनी है। देखो, पहले हम करेंगे 2s ऑर्बिटल के लिए, जहां पे L की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, यानी कि 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे उसकी वैल्यू 0, 2s ऑर्बिटल के लिए, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारा 0 होगा। बात करें हम 2p ऑर्बिटल की, 2p ऑर्बिटल होगा, वहां पे L की वैल्यू होगी 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या होगा? H अपॉन 2 पाई, 1 प्लस 1 2 यानी कि अंडर रूट 2 H अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू होगी हमारी। अब देखो, 0 और ये दो वैल्यू होंगी, 0 अंडर 2H अपॉन 2 पाई, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम इज इनकरेक्ट, यदि बोर रेडियाई हमें ए नोट दी है। देखो, 1s ऑर्बिटल की बात की है, यानी कि s ऑर्बिटल हमारा होगा स्फेरिकल, स्फेरिकल सिमेट्री का होता है। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, सही बात है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होगी हमारी वो न्यूक्लियस पे सबसे ज्यादा होगी, और s ऑर्बिटल में तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह होगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस ए नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये होगा। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस से ए नॉट की डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी टोटल एनर्जी ज्यादा होगी। देखो, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जरूरी नहीं है कि ए नॉट ए डिस्टेंस पे हो, सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं पे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हो सकता है, यानी कि जितनी डिस्टेंस ज्यादा वहां पे टोटल एनर्जी ज्यादा होगी, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे टोटल एनर्जी ज्यादा होगी, ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दे हमें ए नोट वहां पे। तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट रहेगा, और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा, द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट ए डिस्टेंस टू ए नोट, मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस से इन्फिनिटी डिस्टेंस तक मिल सकता है। तो ये यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि यहीं पर है, कैसा वहां पे भी मिल सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, इस डिस्टेंस पे भी हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। 1s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्री, हमें पता है जो s ऑर्बिटल होंगे वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल इन नेचर होंगे, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम,
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर विद एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड L इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 2 रिस्पेक्टिवली। ये हमें L की वैल्यू दी है और यहाँ पे हमें देखो L की वैल्यू, देखो क्रोमियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, इसमें L की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 2 जहां पे है, यानी कि जहां पे एजीमुथल क्वांटम नंबर L और 2 है वहां पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये बताना है। और ग्राउंड स्टेट में देखो जो क्रोमियम होगी 24 एटॉमिक नंबर है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम तो वो होगी देखो 3d5 4s1, ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पे यदि हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। अब हमें देखना है L1 और L2। L1 तो वहां होगा यानी कि p ऑर्बिटल में, L2 होगा d ऑर्बिटल में। अब देखो p और d वाले, p और d यानी कि इन ऑर्बिटल की बात हो रही है, s में तो L की वैल्यू 0 होगी। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं टोटल वो काउंट कर लेंगे हम, 6 और 6 12, यानी कि जहां पे L की वैल्यू 1 है वहां पे 12 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम बात करें L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 2 होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 12 और 5 यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। देखो हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए देखो मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से और इसे हम कैलकुलेट करेंगे n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटम, ठीक है। अब n होगी हमारे, ये होगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पे ज्यादा होंगे वहीं पे हमारे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखो 3d7 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3, n की वैल्यू 3। यहाँ पे हम बात करें 8 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। यदि हम बात करें नेक्स्ट की 3d3 यानी कि 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3। नेक्स्ट होगा हमारा 3d6 1 2 3 4 5 6 यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे 4। जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहीं पे हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी ज्यादा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसी की मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा हमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन। ये हमें कुछ कॉम्प्लेक्स आयन दे रखे हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन अकॉर्डिंग टू देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। हमें मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग ने ऑर्डर में लिखना है। यदि हम बात करें आयरन 3+, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लोगे, कितना आएगा 3+। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वो होगी देखो होती क्या है 3d6 4s2, बट यहाँ पे क्या है +3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक यहाँ से, तो हमारी होगी 3d5। यदि हम लिखें वेनेडियम, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा और इसका होगा 3d3। आयरन इसका होगा +2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d6। अब हमें क्या करना है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्डर में लिखना है। किसका ज्यादा होगा मैग्नेटिक मोमेंट, उस वहां पे ज्यादा होगा जहां पे
अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब देखो यहाँ पे 5, देखो एक बात और, एक होता है लो स्पिन, एक होता है हाई स्पिन। यहाँ हमारे सारे के सारे वीक लिगेंड, यानी कि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के ये कॉन्सेप्ट हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। देखो जो अब यहाँ पे इतना याद रखना, फ्लोरीन और वाटर ये हमारे वीक लिगेंड होंगे, यानी कि यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हमारे 5 होंगे। 3d 3 1 2 3, यहाँ पे n की वैल्यू 3 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 4। यदि हम इन्हें ऑर्डर में लिखें, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा होगा p का, देन होगा हमारा r का, और देन होगा हमारा q का। तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नियोडायमियम इज, जिसका एटॉमिक नंबर है 60। ये होगा हमारा F ब्लॉक का एलिमेंट। नियोडायमियम हमारा F ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, वो होगी हमारी जिनोन 4F4 7 एक मिनट, सीने पर नदियां 6S2, ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जिनोन का होगा हमारा 56 एटॉमिक नंबर, 4F4 और 6x2, ये होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा होगा, देखो जो हमारी लेंथेनॉइड सीरीज होगा उसका होगा ये एलिमेंट F ब्लॉक एलिमेंट में, और उसकी होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4F और 6S2 में। तो अब देखो इसकी होगी 4F4 6S2। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उन सबको हम याद करेंगे हमारे F ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जब थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, वहां पे हम इसे बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड सबसेल हैविंग n इज इक्वल टू 4 और s इज इक्वल टू प्लस हाफ। देखो n हमारा यहाँ पे होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s होगा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंप्लीटली फिल्ड। n हमारा 4, यानी कि 4 की बात करें हम, 4 में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा। ठीक है, s ऑर्बिटल यानी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें हैं, d में होगा 10 इलेक्ट्रॉन, f में होगा 14 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो सिर्फ एक दे रखा है, जो होगा s इज इक्वल टू +1, यानी कि हम बात करें s p d f। ठीक है, ये होंगे। यहाँ पे s की है +हाफ। देखो s की दो वैल्यू होती हैं, +हाफ एंड -हाफ। तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो क्लॉकवाइज होगा उसकी +हाफ, एंटी क्लॉकवाइज होगा उसकी -हाफ। यहाँ पे एक वैल्यू यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो सब में देखो ये इलेक्ट्रॉन होंगे 7 + 5 + 3 + 1, कितने होंगे 7 5 12 12 3 15 और एक 16। तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम, Z जिसका होगा 37। यहाँ पे हमें देखो रुबिडियम एलिमेंट दिया है, उसमें हमें उसके क्वांटम नंबर कैलकुलेट करके दिखाने हैं N, L, M और S की वैल्यू, कि इनमें से कौन सी सही होगी। रुबिडियम होगा हमारा ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट, यानी कि हेलियम
ना कर रब, यही है। रुबिडियम फर्स्ट ग्रुप का हमारा एलिमेंट होगा। यदि हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कौन सा होगा? फिफ्थ पीरियड का, यानी कि 5s1, 5s1। और हमें पता है जो इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी? क्रिप्टॉन की 36, क्रिप्टॉन 5s1, ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हमें निकालने हैं n की वैल्यू, l की वैल्यू, ms। n होगा हमारा 5s में, s के आगे हमारा n कितना होगा? 5, और l हमारा s के लिए होगा 0। यदि l 0 है तो m भी हमारा 0 होगा, क्योंकि m होगा हमारा -l2 प्लस l, तो m भी 0, और एक इलेक्ट्रॉन है तो होगा या तो प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तब देखो 5 0 0 प्लस हाफ, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें करेक्ट आंसर बताना है। देखो इधर तो हमें दी है जो हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइन है वो, और इधर दिया है उनका रीजन कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन किस रीजन में एग्जिस्ट करेगी वो बताना है। लाइमन होगा, लाइमन हमें पता है यूवी में होगा, बाल्मर होगा वो विजिबल में होगा, और ये दोनों इंफ्रारेड में होंगे। तो ये इनका करेक्ट ऑर्डर रहने वाला है। देखो जब हमने हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे इनकी रीजन के बारे में भी डिस्कस किया था। जो बाल्मर होगा, लाइमन होगा वो यूवी में, बाल्मर होगा विजिबल में, बाकी रिमेनिंग की जितनी भी तीनों हमारी स्पेक्ट्रल लाइन थी, यानी कि पास्टन, ब्रैकेट और पी फंड, तीनों इंफ्रारेड रीजन में होंगी। तो ये इनका ऑर्डर रहेगा, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। देखो फर्स्ट हमारी होगी द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डिजेनरेट ऑर्बिटल। बिल्कुल सही है, जो हमारी डिजेनरेट, जिनके सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे वो हमारे डिजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। बात करें हम सेकेंड स्टेटमेंट की, इन हाइड्रोजन एटम 3p and 3d orbitals are not degenerate orbitals। ये बिल्कुल गलत है। देखो ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, जो हाइड्रोजन एटम या फिर हम बात करें सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, तो वहां पे n की वैल्यू चेक करेंगे। यदि n की वैल्यू इक्वल है तो उनकी एनर्जी भी सेम होगी, यदि एनर्जी सेम है तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू दोनों की कितनी है? 3, दोनों की सेम है, सेम होगी तो ये होंगे हमारे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे, तो वो होंगे हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो आंसर होगा हमारा फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन इन हीलियम प्लस स्पेक्ट्रा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कि n हमारी होगी यहाँ पे 6, और फर्स्ट एक्साइटेड यानी कि n हमारी 2। n हमारी 2 क्यों होगी? क्योंकि जो हमारे फर्स्ट स्टेट होगी वो होगी ग्राउंड स्टेट, और सेकंड स्टेट होगी वो होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n की वैल्यू 2, और फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कि n की वैल्यू 6। हमें बताने हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड इन हीलियम प्लस आयन स्पेक्ट्रा में। देखो डेल n हम निकालेंगे, डेल n ये क्या होंगे? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हम कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले n1 माइनस n2, सबसे पहले हमें डेल n चाहिए। देखो फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो कि होगा हमारा डेल n इंटू डेल n प्लस अपॉन +1 अपॉन 2, ये होगा हमारा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। अब हमें डेल n चाहिए, डेल n होगा कैसे? इन दोनों का डिफरेंस, n1 माइनस n1, n1 होगा हमारा 6, n2 होगा 2, यानी कि डेल n हमारी 4 आएगी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, 4 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2,
4 + 1 5, 5 × 4 20, 20/2 यानी कि 10, कितने होंगे 10। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालने हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला मिलेगा del n × del n + 1/2, और del n की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें n1 और n2 की वैल्यू गिवन है, तो हम del n यानी कि उनका चेंज हम निकाल लेंगे n1 - n2 जो कि होगा 4, और 4 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा 10, यानी कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम K से रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक नंबर होगा 19। अब हमें इसके लिए क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने हैं, यानी कि N, L, M और S की वैल्यू। देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। 18 किसका होगा, आर्गन का, ये होगा हेलिना-K, यानी कि 4th ऑर्बिट में, 4th पीरियड में है, 4s1 ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है ये, और पीरियड होगा इसका 4, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा ये। अब हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी, n होगा हमारा 4। l, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होगी 0। यदि l की वैल्यू 0 है तो m भी हमारा 0 होगा, क्योंकि m होगा हमारा -L2 + L। ठीक है, s की वैल्यू +½ या फिर होगी -½ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, या तो वो +½ का होगा या फिर वो -½ का होगा। अब देखो 4 4 0 0 +½ यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 720 नैनोमीटर, यानी कि हमें वेवलेंथ है गिवन 720 नैनोमीटर। ये हमें पास्टन सीरीज की फर्स्ट लाइन, पास्टन सीरीज की फर्स्ट लाइन। देखो, हमने जो स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ी थी उसमें थी लाइमन, बाल्मर, पास्टन। यहां पे हम N1 और N2 की बात करें, पास्टन स्पेक्ट्रल लाइन में N1 होगा हमारा 3, N2 होगा 4। ये तो है फर्स्ट लाइन की, किसकी बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन की। यदि हम बात करें सेकंड लाइन की, हमसे सेकंड लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करवाएंगे, तो हम बात करें सेकंड लाइन की, तो N1 तो हमारा 3 होगा, बट N2 का क्या होगा हमारा 5, N2 हमारा 5 होगा। यहां से N1 2 3, ये होगी 4, ये तो हमारी होगी फर्स्ट लाइन। सेकंड की बात करें तो ये तो 3, ये होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन के लिए हम बात करें तो N1 = 3, N2 होगा 4। सेकंड लाइन के लिए N1 = 3, N2 होगा 5। अब हमें λ1 गिवन है 720 नैनोमीटर, हमें λ2 कैलकुलेट करनी है। देखो, यदि हम रेबर्ग फॉर्मूला का यूज करें तो हमारा होगा RZ² 1/N1 का स्क्वायर - 1/N2 का स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम है तो Z हमारा 1, 1 का स्क्वायर 1। R की वैल्यू देखो, R की वैल्यू बाद में करेंगे, तो हमने देखा है λ1 1/λ2 इज इक्वल टू RZ² 1/N1 का स्क्वायर - 1/N2 का स्क्वायर। ये तो होगी फर्स्ट लाइन के लिए, और ये होगी हमारी सेकंड लाइन के लिए वेवलेंथ। दोनों को इक्वेट करेंगे हम, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखो, λ2/λ1 यानी कि इसके अपॉन चला जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। जो वैल्यू सेम होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यदि हम बात करें इनकी 1/N1 का स्क्वायर - 1/N2 का स्क्वायर, ये तो है फर्स्ट लाइन के लिए। इसके डिवाइड में आएगी ये वैल्यू
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये होगी हमारी सेकेंड लाइन के लिए। पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, यदि हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, वो n1 हमारा 3 और n2 हमारा होगा फर्स्ट लाइन के लिए 4, यानी कि 1/3 की पावर 9, 1/4 की पावर 2 होगी तो 16। कैलकुलेट करेंगे तो 9 × 16, इधर 16 - 9 हमारा हो जाएगा 7। ये वैल्यू आएगी इसकी। तो बात करें इसकी सेकंड लाइन की, 1/n1 का स्क्वायर, n1 3 की पावर 2 9, n2 हमारा होगा 5 की पावर 2 यानी कि 25, यानी कि 9 × 25 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। तो ये तो हमारी सेकेंड लाइन क्या है। तो देखो क्या होगा, लैम्डा क्या इधर लैम्डा 2/λ1 इज इक्वल टू, इस वैल्यू की बात करें तो ये होगी हमारी 7/9 × 16। ये इसके डिवाइड में है सेकंड लाइन की वैल्यू। सेकंड लाइन की वैल्यू डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, जो होगी हमारी 9 × 25/16। 9 से 9 कैंसिल आउट, और लैम्डा 1 हमारी है 720, तो लैम्डा 2 होगी हमारी 7 × 25, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 720/16 × 16। इसे आप सोल्व कर लेना, ये आ जाएगी हमारी लैम्डा 2। सेकेंड लाइन पास्टन सीरीज के सेकेंड लाइन की वेवलेंथ हमारी ये आ जाएगी। क्या होगा, फर्स्ट लाइन की हमें निकाल लेंगे। फर्स्ट लाइन की तो दे ही रखी है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है, n1 और n2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमें देन कैलकुलेट करनी है सेकेंड लाइन की, तो उसके लिए भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। लैम्डा 1/λ2, तो रेसिप्रोकल में तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि लैम्डा 2/λ1। यहाँ से हम सेकेंड लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, द रेडियस ऑफ सेकेंड वोर ऑफ लिथियम 2+ आयन इज x। देखो रेडियस हमारी है लिथियम 2+ आयन की सेकेंड ऑर्बिट की x। हमें कैलकुलेट करनी है रेडियस बेरिलियम 3+ की थर्ड ऑर्बिट की, ये हमें कैलकुलेट करनी है। देखो यदि हम बात करें रेडियस का फॉर्मूला होगा हमारा A0 n²/z। A0 यहाँ पे वैल्यू होगी x, n हमारा 2 की पावर 2 यानी कि 4, z हो गया हमारे 3। A0 की वैल्यू आएगी हमारे पास, इधर जाएंगे तो 3x/4, ये आई हमारी A0 की वैल्यू 3x/4। अब इधर हम लिख देंगे, ये होगा फॉर्मूला, A0 होगा हमारा 3x/4 n², n यहाँ पे 3 की पावर 2 9, z होगा इसका 4, 27x/16, 27x/16। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। देखो हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है, और ये बताना है जो एलिमेंट से गिवन है हमें, इनमें से कौन कौन से एलिमेंट होंगे जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल होगी। अब यहाँ पे देखो, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 और यहाँ पे +3 आयन में है, इसका होगा वेनेडियम 3+ का 3d2, क्रोमियम 3+ का। देखो वेनेडियम का तो होगा हमारा 3d34s2, बट +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 यहाँ से जाएंगे और 1 यहाँ से जाएगा। क्रोमियम की बात करें तो होगा 3d54s1, 3 जाने हैं, 1 और 2 यहाँ से जाएंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग होगा 3d3। बात करें आयरन का होगा 3d64s2, यहाँ से 2 जाएंगे, आयरन 2+ की बात है।
यानी कि 2 यहां से जाएंगे, 3d6। निकेल की बात करें हम, 3d8 4s2, 3 जाएंगे, 2 यहां से, 1 यहां से, 7, 3d7। अब यहां पे देखो हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। सिक्स, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे देखो n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, यहाँ पे n की वैल्यू 4, बात करें यहाँ पे n की वैल्यू 3। अब हमसे यहाँ पे ना तो हाईएस्ट वैल्यू पूछी ना लोवेस्ट, हमें बतानी है जो सिमिलर वैल्यू हो, किन किन की सिमिलर होगी। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 3, यानी कि क्रोमियम 3+ और निकेल 3+, इनके n की वैल्यू इक्वल, n की वैल्यू इक्वल होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी इक्वल होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ये हमने किया है जेईई मेंस के PYQ स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर के। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हम करवाएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके PYQ आएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखना और जो क्वेश्चन आपको समझ ना आए उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो उसको फिर से करवा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कमेंट सेक्शन में ही उसका आंसर करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय।